जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं मगध महाजनपद। हम पढ़ रहे हैं मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में हमने हर्यक वंश कवर कर लिया, शिशुनाग वंश कवर कर लिया और नंद वंश कवर कर लिया। अब इसके बाद विशाल, जब से मतलब भारत बहुत विशाल देश बन गया था, अखंड भारत बन गया था, वो सब मौर्य वंश में हुआ था। आज आज तक जो पंजाब तक सीमा है भारत देश की, वो नंद वंश तक ही पहुंच चुकी थी। तो इससे पहले कोई विदेशी आक्रमण भी तो हुए हैं। अपन ने जो भी पढ़ा है अभी, तो अपन ने अंदर का कलेश पढ़ा है मगध महाजनपद में, जो आपस में ही लड़ मर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे। इनमें से प्रमुख दो आक्रमण थे। सबसे पहला एक हुआ था ईरान से। ईरान ईरान अपने पास बहुत शक्तिशाली, ये कि सबसे ज्यादा पास में ईरान ही पड़ता शक्तिशाली देश उस टाइम पे, क्योंकि वो एयरफोर्स वगैरह तो थी नहीं, थल सेना हुआ करती थी। तो उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली ईरान ही था। और सेकंड, वो तो सभी को पता है, यूनान। सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यूनान यूनान तो ईरान को पहले फारस भी बोला जाता था। फारस, यूनान, सॉरी, ईरान को फारस बोला जाता था। इस पे अखमनी वंश का शासक था। अखमनी वंश का शासक था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। ये कौन से वंश का था? हकमनी का। हकुमनी वंश का शासक था। अकमनी वंश का शासक था। तो इसने आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के बारे में ही जानकारी मिलती है, बाकी की इसने कुछ विशेष नहीं किया था, और ना ही इसने अपने भारत देश पर कब्जा कर पाया था। इसलिए ये वापस चला गया था युद्ध के बाद। इसके बाद आता है यूनानी, इसको मकडूर। यूनानी आता है। यूनानी कौन? सिकंदर, जिसको मकतूनिया ही बोला जाता है। मकतूनिया 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 का शासक आता है एलेक्जेंडर, इसको सिकंदर बोला जाता है। सिकंदर सिकंदर बहुत शक्तिशाली शासक था। इधर से आता है सभी ग्रीस वगैरह, तुर्की वगैरह पे कब्जा करते हुए ये ईरान पे कब्जा कर लेता है। ईरान पे किसका शासन चल रहा था? हकमनी वंश का। हकमनी वंश का। तो उस टाइम पे जब सिकंदर आया था ईरान में, तो इसके शासक का नाम था शाहदारा। शाहदारा। इस शाहदारा का अंत कर देता है। अकमनी वंश में शाहदारा का शासन चल रहा था। डेरियस प्रथम की मृत्यु हुई थी। इसके बाद सिकंदर आया। उस टाइम पे शाहदारा ईरान यानी फारस का शासक था। ये अकमनी वंश का था शाहदारा। अकमनी वंश का शाहदारा राजा था। तो इसका अंत करके इसने इसकी पुत्री, उसका नाम था रुखसाना, उसकी पत्नी का नाम था रुखसाना, उससे शादी कर ली। रुखसाना से। वैसे ही शक्तिशाली था सिकंदर, और यहाँ पे आके अब इसकी सेना मिल गई, इसका पर राज हो गया। तो सिकंदर आते हुए, लूटते हुए तो आ ही रहा था, इसने यहाँ पे कब्जा कर लिया तो और शक्तिशाली हो गया। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो पाकिस्तान में चला गया ना, पाकिस्तान के क्षेत्र में यहाँ पे था कम्बोज। कम्बोज। यहाँ के राजा थे अंबिक। अंबिक, राजा अंबिक। तो उसने इसके बाद, ईरान के बाद, कहाँ पे आक्रमण किया? अंबिक पे। तो अंबिक ने बिना लड़े ही उसकी शरण में चला गया, और उसने आधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर की आधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन बट यहाँ पर था अपना पंजाब। पंजाब के राजा थे पोरस। पंजाब के राजा थे पोरस। पंजाब के राजा थे पोरस। पोरस ने अधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु उन्होंने लड़ाई स्वीकार की, और उन्होंने झेलम नदी के किनारे इससे लड़ते हुए हार गए। वो लड़ते लड़ते हार गए। झेलम नदी पर पोरस हार गए, क्योंकि ये तो बहुत शक्तिशाली होता गया था। कम्बोज कम्बोज के राजा अंबिक ने भी इसी का साथ दिया था, क्योंकि उसकी आधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार ये बहुत शक्तिशाली हुआ था, और राजा पोरस की शक्ति उसके सामने कम पड़ गई, और झेलम नदी पर ही वो हार जाते हैं। झेलम नदी पर ही इनका युद्ध होता है, और वहां पर राजा पोरस हार जाते हैं। तो राजा पोरस इसी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं फिर भी। परंतु क्या होता है, जब ये हार जाते हैं तो इनसे सिकंदर क्वेश्चन करता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि वीर थे तो सामने गए, परंतु भागे तो ही नहीं। इन्होंने युद्ध तो छोड़ा ही नहीं था। युद्ध में ही इससे सिकंदर ने क्वेश्चन किया, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो राजा पोरस ने बिना डरे यही कहा था, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो इसी खुशी में जो रुखसाना थी, रुखसाना जो सिकंदर की पत्नी थी, उसने और राजा पोरस को भाई बना लिया। उसको राखी बांध दी। राखी बांध दी, और राजा पोरस भी उन्हीं के साथ हो गया। राजा पोरस अब उन्हीं के साथ था। अब यहाँ पे थी ब्यास नदी। ब्यास नदी। इधर तो अपने मगध, तो मगध की विशाल सीमाएं थी। मगध उस टाइम पे यहाँ पे चल रहा था नंद वंश का साम्राज्य। नंद वंश का साम्राज्य चल रहा था। नंद वंश में धनानंद का। धनानंद बहुत क्रूर शासक था। इसकी सेना विशाल थी, तो इसको अहंकार था कि
सिकंदर भारत के अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन उसी के लिए चाणक्य इसके दरबार में जाते हैं, चाणक्य धनानंद के दरबार में जाते हैं और इससे कहते हैं कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं और उधर सिकंदर पूरे विश्व को विजय करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो भारत की ओर आता जा रहा है। तो इसने क्या किया, चाणक्य का अपमान किया कि आप मुझको राजनीति सिखाओगे, और इसकी चोटी चोटी निकाल ली। तो इन्होंने वहां पे शपथ ली थी कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और वहां से चाणक्य आ गए और उन्होंने चंद्रगुप्त नाम का एक बालक लिया, उसको बिल्कुल बचपन से ही तैयार किया और उसको यहाँ पर लेकर व्यास नदी पर, और कई भ्रांतियां फैला दी, जैसे भारत देश में भूत प्रेत होते हैं, देवता होते हैं, इस बारे में। तो यहाँ से जो सिकंदर की सेना थी, वो सिकंदर की सेना में विश्वास की कमी होने लगी। वो 7 साल से युद्ध करते तो आ रहे थे, इधर से ग्रीस वगैरह वो सबको जीतते आ रहे थे, तो वो यहाँ पे आकर व्यास नदी के पार करने में असक्षम महसूस करने लगे। तो यहीं से उन्होंने वापस जाने का प्लान बना लिया, है ना। तो यहीं से सिकंदर की सेना वापस लौटने लगी। तो सिकंदर के बारे में और जान लेते हैं। तो सिकंदर का नाम था पूरा अलेक्जेंडर। सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर थर्ड, सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर थर्ड। उसके पुत्र का नाम था अलेक्जेंडर फोर, पुत्र अलेक्जेंडर फोर था। और वहीं इसके पिता का नाम था, पत्नी का नाम तो रुखसाना था, इसके पिता का नाम था फिलिप, जो कि वो मकदूनिया के शासक थे। और इसकी माता का नाम था ओलंपिया। कहीं कहीं ऐसा मिलता है ओलंपिया ने ही जहर देके इसके पति को खत्म कर दिया था, यानी अलेक्जेंडर थर्ड के, सिकंदर के पिता को वो ओलंपिया ने ही मारा था। और इसके गुरु का नाम था अरस्तु। ये बार बार पूछा जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात के बारे में ये फेमस हैगा। इन्होंने मतलब बलि जो देते थे उस टाइम पे, उनके बारे में कुछ बोल दिया था और इन्होंने प्रचार किया था कि ये गलत है, तो इनको विष देकर वहां पे राजा ने मार दिया था, इसलिए ये सुकरात भी पूछे जाते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, ये यूनान से निकलता है, यहीं से कब्जा करते करते आता है ईरान में। क्या करता है, ईरान में शाहदारा का अंत करता है। उसकी पुत्री रुखसाना से शादी करता है। इसको अपन रुखसाना से शादी कर लेता, तो ईरान इसके अंडर आ जाता है। फिर जाता है ये कम्बोज पे जाता है, राजा अम्बिक पर। अम्बिक तो वैसे भी उसके आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद पोरस आता है, पोरस से झेलम नदी पर युद्ध करता है, वहां पर ही मतलब ये पोरस हार जाते हैं और पोरस को रुखसाना राखी बांध देती है और भाई बना लेती है। वहां से आगे जाते हैं, ब्यास नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्यास नदी ये पार नहीं करते। वहां पर ये भ्रांतियां फैली रहती हैं, भूत प्रेत वगैरह, भारत देश में भूत प्रेत होते हैं, देवी देवता होते हैं। तो इस प्रकार ये लौट जाता है। और मगध की बहुत बड़ी विशाल सेना थी। मगध छोटा मोटा था ही नहीं, बहुत बड़ा विशाल राज्य था। तो यहाँ से वापस लौट जाती है। लेकिन इसके वापस लौटते टाइम इसका थल सेना का तो खुद सिकंदर ही, वो इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये सेनापति था इसका नाम। इस थल सेना इसके पास भी रहती है कुछ, और ये रहता है इसी के साथ में छोड़ के चला जाता है और उसको ईरान में छोड़ के जाता है। ईरान को कुछ वो बोला जाता है ना, ईरान का शासक इसको बना दिया जाता है उस टाइम पे। तो ये वहीं पर रुकता है और इसके अंडर में आती है कम्बोज, पोरस वाला राज्य वगैरह। इधर ब्यास नदी से इस साइड का पूरा राज्य इसी के अंडर में रह जाता है। और सेल्यूकस निकेटर वापस चला जाता है और वो इराक में पहुंच जाता है। इराक यहाँ पर था, इराक में चला जाता है। और इराक में जाने के बाद 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है वहां पे बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। इसके बेबीलोन में मृत्यु हो जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर पूरा शासक इस साइड का इसी के हाथ में आ जाता है, सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आ जाता है। तो इसके बाद सेल्यूकस निकेटर बाद में मौर्य वंश के शासक। जब इधर क्या होता है, इधर मगध में नंद वंश के जो शासक धनानंद था उसको चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है चाणक्य की सहायता से। तो यहाँ पे नंद वंश खत्म हो जाएगा, यहाँ पर मौर्य वंश आ जाएगा। इधर सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर दोबारा आक्रमण करेगा, उसे अपन मौर्य वंश में पढ़ेंगे। तो मेनली क्या होता अपन पढ़ रहे थे, जो मौर्य से पहले
विदेशी आक्रमण थे, उनमें मेन दो आक्रमण थे ईरान का, जैसे पारस पारस बोला जाता था, वहां से आया था डेरियस प्रथम अखमनी वंश का, उसने आक्रमण किया। इसके बाद यूनान मकदूनिया, जिसे मकदूनिया बोला जाता है, वहां का सिकंदर एलेक्जेंडर थर्ड सिकंदर वो आक्रमण करता है। सबसे पहले ईरान पे करता है, सादारा अखमनी वंश के राजा, उसको अंत करता है। उसकी पत्नी रुखसाना, उसकी बेटी को अपनी पत्नी बनाता है, रुखसाना को। उसके पिता का नाम था फिलिप सिकंदर के, और उसकी माता का नाम था ओलंपिया, उसके गुरु का नाम था अरस्तु गुरु, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो इसमें सबसे मेन तो ये याद रखना है, ये सबसे पहले जिसने कम्बोज पर आक्रमण किया था, कम्बोज में अम्बिक ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन पोरस ने यही नहीं किया। पोरस ने झेलम नदी के किनारे सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है, इसने कम्बोज पर आक्रमण किया, अम्बिक ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पोरस थे अपितु पोरस ने इसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और इसने झेलम नदी पर इससे युद्ध किया। अब परंतु ये हार चुके थे, तो इनसे सिकंदर ने खुद क्वेश्चन किया कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो राजा पोरस ने बेखौफ कहा था, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो इस बात से खुश होकर सिकंदर की जो पत्नी थी रुखसाना, उसने इनको राखी मान दी और भाई बना लिया। और ये ब्यास नदी के इस साइड उस टाइम पे मगध आता था, तो इसे मगध पे आक्रमण नहीं कर पाया था। मगध की विशाल सेना थी, हारे थके आए थे, यहाँ पर 7 वर्ष बीत चुके थे युद्ध करते करते, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि चाणक्य जो थे उन्होंने भूत प्रेत और देवी देवताओं के बारे में भ्रांतियां फैला दी थी कि इस साइड भूत प्रेत रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, तो आपकी सेना हार जाएगी। तो सिकंदर यहीं से वापस लौट जाता है। अपितु सेल्यूकस निकेटर उसके अधीन ये क्षेत्र हो जाता है, उसकी रात में मृत्यु हो जाती है बेपीलोन में, तो वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो जाता है ये पूरा क्षेत्र। तो सेल्यूकस निकेटर मगध के टाइम जब मौर्य वंश हो जाएगा, इसको पता नहीं था कि धनानंद तो बिल्कुल बकलोल शासक था, इसलिए दोबारा आक्रमण करता है धनानंद को समझकर, और वहां पर बैठे रहते हैं मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर है, वो आक्रमण करता है मौर्य वंश पे, उसको पता नहीं रहता, वो धनानंद की सोचकर करता है और मौर्य वंश पर आक्रमण करता है। तो मौर्य वंश में उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देते हैं, और इस जो हार जाता है ये आत्मसमर्पण कर लेता है। आत्मसमर्पण करते करते टाइम ये अपनी आत्मसमर्पण करेगा, तो भैया अब इसकी जो बेटी थी करनेलिया जैसे हेलन भी कहा जाता था, करनेलिया जो हेलन थी, वो उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर देता है, क्योंकि चाणक्य की विधि अनुसार हुआ था, क्योंकि ये बार बार बाद में करता, इसकी दुश्मनी रह जाती, तो चाणक्य की सलाह अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उन्होंने हेलन से शादी कर ली। उससे पहले उन्होंने नंद वंश में जो धनानंद की पुत्री थी ना, दुर्धरा से शादी कर ली थी, वही इनकी खास पत्नी थी, इसलिए हेलन से शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन चाणक्य की सलाह अनुसार, चाणक्य ने बोला था अगर आपको युद्ध को खत्म करना है तो सबसे सही उपाय यही है, वरना ये दोबारा आएगा और आपका यही चलता रहेगा। इसके बाद हेलन भारत में रह जाती है। तो उसी टाइम पे दहेज में जो खानदार और जो अकम्बोज खानदार जीता था ना, ये वापस दहेज में मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को ये पूरा इलाका। तो इसलिए दहेज में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा, उस टाइम पे यही था अफगानिस्तान, ये पूरा हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है, दहेज में इससे ले लेता है। लेकिन इसको वो था कि पता नहीं यहाँ पर मेरी पुत्री कैसी रहेगी, इसलिए ये मेगस्थनीज नाम के व्यक्ति को, मेगस्थनीज नाम के दूत को यहीं पर छोड़कर जाता है। मेगस्थनीज को छोड़कर जाता है, जो यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, उसी में मगध साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इंडिका वो यहाँ पर रह जाता है, ये यूनान का दूत था, ये भारत में ही रह जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, क्योंकि इसकी जो राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसकी पुत्री करनेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। अब अपन आगे मौर्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में पढ़ेंगे।